हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं एक नया टॉपिक वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। ठीक है, क्या नाम है इसका? वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। अब इसको करने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है। तो क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है कि किसी समतलीय क्षेत्रफल, ये समतलीय क्षेत्रफल है ए, जैसे मान लिया ये चित्र भी बना रखा है यहाँ पे मैंने, ये समतलीय क्षेत्रफल है ऐसे, ये जैसे समतलीय क्षेत्रफल है ए में परिमाण के साथ साथ क्या होती है, दिशा भी होती है। अभी तक हम जानते थे कि क्षेत्रफल में क्या होता है, केवल परिमाण होता है, लेकिन इसमें क्या होती है, दिशा भी होती है। और क्षेत्रफल की दिशा जो होती है वो क्षेत्रफल पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा है। जो क्षेत्रफल की दिशा है वो क्या है, क्षेत्रफल पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा है। जैसे ये क्षेत्रफल है तो इसकी दिशा किधर को होगी, ऐसे होगी। ठीक है, ऊपर को और को होगी। और चित्र में हम दिखाएंगे तो चित्र में ये दिशा ऐसे दिखाई देगी। ये n यूनिट वेक्टर है जो इसकी डायरेक्शन दिखा रहा है। ये क्षेत्रफल, ये कोई क्षेत्रफल है a और ये वेक्टर क्षेत्रफल है n यूनिट वेक्टर इंटू a, यानी ये n यूनिट वेक्टर क्या है, ये इसकी दिशा ये वाली दिखा रहा है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, क्षेत्रफल का ए वेक्टर जो है वो n यूनिट वेक्टर इंटू ए, ये है। ये n क्या है, इकाई सदिश है, इसका मॉडुलस क्या होता है, 1 होता है। और n क्या चीज़ है, ये बाहर की ओर होती है इसकी दिशा। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है। ठीक है, अगली बात करते हैं हम घन कोण की। तो घन कोण क्या होता है, तो क्षेत्रफल की बात समझ में आ गई। ये क्षेत्रफल की दिशा किधर को होगी, ऐसे ऊपर की ओर को होगी। ठीक है, बाहर की ओर को होगी। ठीक है, अगर इधर वाले क्षेत्रफल की बात करेंगे हम, ये वाला जो क्षेत्रफल है, मान लो बुक का ये वाला क्षेत्रफल, तो इसकी दिशा किधर को होगी, इधर को होगी। अगर मान लो इस क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इसकी दिशा किधर को होगी, इधर को होगी। अगर मान लो इस वाले पार्ट की बात करेंगे तो दिशा किधर को होगी, ये इधर को होगी। ठीक है, इधर को होगी। इतनी बात समझ में आ गई सबको? अच्छा, अब आगे चलते हैं घन कोण पे। घन कोण क्या होता है, घन कोण की परिभाषा है किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे घन कोण कहते हैं। ठीक है, जो गोलीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। और इसे किससे दिखाते हैं हम, ओमेगा से दिखाते हैं। ये ओमेगा बना के दिखा रखा है, छोटा सा कोण डी ओमेगा। ठीक है, छोटे एरिया के द्वारा बनाए गए कोण हैं ये उसमें। ठीक है, गोलीय पृष्ठ पे, तो इसको क्या कहेंगे, डी ओमेगा कहेंगे। और इसका जो फार्मूला है, गोले के केंद्र पर जो अंतरित कोण होगा वो कितना होगा, ओमेगा इक्वल टू, क्या फार्मूला है इसका, डी ए डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर। इसको किस में नापते हैं, ST रेडियन में हम नापते हैं। अब ये जो चित्र बनाया है इसमें क्या है कि माना ये बिंदु O है और यहाँ से R दूरी पर क्या है, एक अल्पांश बहुत छोटा क्षेत्रफल DA स्थित है, ये वाला। ठीक है, और DA जो है बिंदु O पर जो कोण बना रहा है वो कितना कोण बना रहा है, D ओमेगा कोण अंतरित करता है। और बिंदु O को अल्पांश क्षेत्रफल DA से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश एकांक सदिश, ये जो DA है इसको मिलाने वाली रेखा के एकांक सदिश बाहर की ओर को होगा और इसका एकांक सदिश क्या है, n यूनिट वेक्टर है। ठीक है, और इस क्षेत्रफल की दिशा अभी बताई, जैसे ऊपर बताई, क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी, बाहर होगी। तो ये जो क्षेत्रफल है इसकी दिशा किधर होगी, इधर होगी। ठीक है, एकांक सदिश की दिशा इधर होगी। दोनों के बीच जो कोण होगा वो कितना होगा, थीटा होगा। यहाँ पे भी कोण थीटा है। और जब इसका एक चीज़ मैंने तुम्हें बताई थी कि ये थीटा है और ये DA है, तो ये क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, DA कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, DA साइन थीटा। तो ये भी इसी तरह से है, ये क्षेत्रफल है, इन दोनों के बीच में कोण थीटा है, तो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा इसका, ये आधार वाला, ये क्या हो जाएगा, DA कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस क्षेत्रफल की दिशा, ये यूनिट वेक्टर बाहर की तरफ का यूनिट वेक्टर इकाई सदिश ऐसे, और ये जो क्षेत्रफल है इसका जो क्षेत्रफल की दिशा है वो ये वाली है। ठीक है, समझ में आ गई बात इतनी? तो जो n यूनिट वेक्टर है वो क्या है, बिंदु O को, जो बिंदु O है इसको अल्पांश क्षेत्रफल DA से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश एकांक वेक्टर n है। ठीक है, और ये जो इस क्षेत्रफल का
ये जो क्षेत्रफल की दिशा है वो ये डी है, दोनों के बीच में कोण थीटा है। तो यहाँ से अगर डी ए डॉट एन निकालें हम, यानी सदिश वेक्टर निकालें, स्केलर प्रोडक्ट निकालें, सदिश गुणन निकालें, तो क्या होगा डी ए और एन का, इन दोनों के बीच का वो क्या होगा, ए वेक्टर, क्या फार्मूला था, ए डॉट बी इक्वल टू ए का परिमाण, बी का परिमाण और कॉस थीटा। ठीक है, तो ए का परिमाण ए और बी का परिमाण बी और कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे डी ए और डॉट एन का क्या हो जाएगा, डी ए और एन का यूनिट वेक्टर ये इकाई सदिश है, तो इसका परिमाण क्या होता है, 1 होता है। तो डी ए कॉस थीटा ये आ जाएगा डी ए डॉट एन। तो यहाँ से हम फार्मूला बना सकते हैं घन कोण का। क्या डी ओमेगा क्या है, जो कोण था डी ओमेगा, ये कितना होता है, क्षेत्रफल डी ए द्वारा बिंदु ओ पर अंतरित घन कोण, इसको बोलते हैं। और डी ओमेगा क्या चीज़ है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, गोलीय क्षेत्रफल डी ए कॉस थीटा द्वारा बिंदु ओ पर अंतरित घन कोण। डी ए कॉस थीटा हमारे पास ये वाला है, डी ए कॉस थीटा द्वारा बिंदु ओ पर अंतरित घन कोण, ये वाला डी ओमेगा है। तो डी ओमेगा का फार्मूला हमने अभी निकाला, ये डी ए डॉट एन निकाला, तो क्या है डी ए कॉस थीटा। और फार्मूला क्या था इसका, अभी तुम्हें बताया था मैंने, डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर। तो डी ओमेगा क्या आ जाएगा, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि डी ए कॉस थीटा भी मैंने तुम्हें करके दिखाया है, डी ए डॉट एन ये क्या होता है, डी ए कॉस थीटा होता है, तो इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं। तो डी ओमेगा इक्वल टू डी ए वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। तो अब फार्मूला ये वाला याद रखेंगे आप लोग, ये वाला कि, और ये वाला भी है लेकिन ये वाला ज़्यादा यूज़ होगा। तो डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्या याद करेंगे, घन कोण इक्वल टू डी ओमेगा, और ये क्या होता है डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स की। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, FLUX। ठीक है, तो ये क्या होता है कि वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र का गुण है। क्या चीज़ है, वैद्युत फ्लक्स क्या है, वैद्युत क्षेत्र का गुण है। और वैद्युत क्षेत्र को हम कैसे दिखाते हैं, वैद्युत बल रेखाओं द्वारा निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, जहाँ बल रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ हम ये कहते हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या है, प्रबल है। और जहाँ बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहाँ वैद्युत क्षेत्र निर्बल होता है। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ पहले के वीडियोस में। अब क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी, ये कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर, ये वैद्युत क्षेत्र में, ये वैद्युत क्षेत्र है, ये काल्पनिक पृष्ठ है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर जो वैद्युत फ्लक्स होगा, वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ पर जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, उस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्याओं की माप होगी। ठीक है, वो क्या है, उस जो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, उस पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्याओं की माप है। ठीक है, मतलब इस पृष्ठ से कितनी बल रेखाओं की संख्या गुजर रही है, अगर हम उसको नाप लेंगे तो हम कहेंगे कि ये इसका वैद्युत फ्लक्स है। और वैद्युत फ्लक्स को हम किससे डिफाइन करते हैं, फाई ई से डिफाइन करते हैं। फाई ई का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये, यानी वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, इसको फाई ई से निरूपित करते हैं। और ये क्या है, एक अदिश राशि है। क्या चीज़ है ये, अदिश राशि है ये। सही है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो चित्र है, इस चित्र में क्या दिखा रखा है, वैद्युत एक असमान वैद्युत क्षेत्र वैद्युत बल रेखाओं द्वारा निरूपित किया गया है। ये असमान क्या है, यहाँ पे कहीं नज़दीक है कहीं दूर दूर है ना, ये ऐसे ऐसे करके, तो ये क्या है, असमान वैद्युत क्षेत्र है ये, असमान वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये इस तरह से, ये ऐसे सीधी लाइन डाल देना है इसको। तो ये क्या है, असमान, कहीं पे दूर है कहीं पे नज़दीक है, तो इसलिए क्या है, ये असमान वैद्युत क्षेत्र है। सही है, तो इसमें क्या है, एक असमान वैद्युत क्षेत्र वैद्युत बल रेखाओं द्वारा निरूपित किया गया है। ये कहीं नज़दीक नज़दीक है कहीं दूर दूर हैं। और डीए क्या है, एक छोटा सा अवयव ले रहे हैं डीए। अब मैंने तुम्हें बताया कि जो क्षेत्रफल है ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशि है। तो इसकी दिशा किधर को होती है, इधर को होती है। तो जो क्षेत्रफल है इसकी दिशा मान लिया कि इधर को है, इसके ये दिशा है इसकी, इसका बाहर की ओर जो निकल रहा है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी दिशा ये है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में से कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं वो क्या होगा, वो वैद्युत
क्या होगा, फ्लक्स होगा इस क्षेत्रफल से, छोटे से क्षेत्रफल से। इस क्षेत्रफल से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले छोटे से क्षेत्रफल से निकालेंगे, ठीक है। तो इस पूरे क्षेत्रफल से फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं, इससे कितना फ्लक्स जा रहा है वो देखेंगे, डी फाई ई, इसको डी फाई ई से दिखाते हैं, और ये क्या होता है, ई डॉट डी ए। अब जब हम संपूर्ण पृष्ठ से निकालेंगे तो इसमें क्या निकालेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अब इंटीग्रेशन क्या होता है, फाई इक्वल टू, यानी संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए, वैक्टर ई डॉट वैक्टर डी ए, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, जो छोटा सा पृष्ठ है ये डी ए, इससे जाने वाला फ्लक्स कितना होगा, फाई इक्वल टू डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए। और संपूर्ण पृष्ठ, इस पूरे पृष्ठ से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कितना फ्लक्स जा रहा है, यानी कितनी बल रेखाएं इस क्षेत्रफल से गुजर रही हैं, वैद्युत बल रेखाएं की संख्या कितनी है, तो उसको निकालने के लिए क्या फार्मूला है, फाई ई इक्वल टू वैक्टर ए ओ, फाई इक्वल टू क्षेत्रफल अराउंड इंटीग्रेशन ओवर ए, इस क्षेत्रफल के अराउंड, और ई डॉट डी ए, वैक्टर ई डॉट वैक्टर डी ए, ठीक है। इतनी बात शायद समझ में आ गई होगी सभी को। तो यहाँ से हम अगर हम माने कि ई और डी ए के बीच में जो कोण थीटा है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, फाई ई इक्वल टू ई का मॉड हो जाता है, यानी सीधा लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर ए और ई डॉट डी ए, ठीक है। अगर बंद पद से ले रहे हैं हम, ठीक है, तो यहाँ कर देंगे बंद पद कर देंगे। तो यदि क्या है कि अगर हम कह रहे हैं कि यदि वैद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ एक बंद पृष्ठ है, तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन ओवर ए की जगह ये भी लगा सकते हैं कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो क्या होगा, ये होगा, या हम ए वेक्टर ओवर ओ इंटीग्रेशन ओवर ए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हम यहाँ से दिखा सकते हैं, ये दिखा दो चाहे ये दिखा दो। अब ये क्या होगा, अब इन दोनों की परिभाषा के अनुसार क्या है, फाई इक्वल टू ई डी ए, ये सदिश गुणन की परिभाषा, ए डॉट बी की परिभाषा है ना, ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, सही है। तो ये क्या हुआ, ए यहाँ ई है और बी यानी डी ए है, और दोनों के बीच में कोण थीटा है, ठीक है। तो ई डी ए कॉस थीटा हो गया, तो फाई इक्वल टू हमारे पास आया, ठीक है। अब ई जो है, अब गुजरने वाला फ्लक्स जो है वो क्या है, अगर कांस्टेंट है तो ई और कॉस थीटा है, ये बाहर आ जाएगा हमारे पास, ई और कॉस थीटा बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, डी ए बचेगा, और डी ए और इंटीग्रेशन ओवर ए, तो फाई ई हमारे पास क्या आ जाएगा, ई कॉस थीटा, ठीक है। और ये डी ए का इंटीग्रेशन ए हो जाएगा, तो इसकी जगह हम ए लिख सकते हैं, तो ए को हम यहाँ लिख सकते हैं। तो यानी फाई इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, थोड़ा इसको साफ साफ लिख लेते हैं, फाई ई इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई ए कॉस थीटा, ठीक है। फाई क्या आ गया हमारे पास, ई ए कॉस थीटा। क्या कह रहा था, जो छोटा सा फ्लक्स था, छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला, डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए, ठीक है। और जब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, यानी कितनी बल रेखाएं इस पृष्ठ से गुजर रही हैं, तो उसकी जो माप है उसको फ्लक्स कहते हैं। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए, और ई डॉट डी ए किसको हमने सदिश, उस सदिश जो गुणन है यानी स्केलर प्रोडक्ट से हमने इसको खोला, तो ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। ये फार्मूला मैंने इसका यहाँ लिख दिया है। और ई और कॉस थीटा कॉन्स्टेंट है, तो ये दोनों बाहर आ जाएंगे, अंदर बचेगा वेक्टर डी ए बचेगा, वेक्टर नहीं है, डी ए बचेगा अंदर इंटीग्रेशन के, और डी ए का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, ए होता है। तो जो फ्लक्स आएगा फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। तो हमारे पास क्या फार्मूला है फ्लक्स का, फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ठीक है। आप लोग वीडियो को रोक के और तब ये चीज़ें नोट कर सकते हैं। और मैंने इसकी फ़ोटो भी भेज रखी है आपको, जो नोट्स हैं इसकी फ़ोटो भी भेजी है, तो उसमें से भी देख सकते हैं। अब विशेष स्थितियों की बात करते हैं। विशेष स्थितियाँ, विशेष स्थितियों में क्या होता है, पहला केस क्या है इसमें कि यदि थीटा जो है वो 0 डिग्री है। 0 डिग्री का मतलब ये हुआ कि ई और डी ए दोनों एक ही दिशा में, जो ये हमने दिखाया, ई भी इधर को है, जो ई है वो भी, जैसे मान लिया यही क्षेत्रफल है, तो इसमें से ई भी इधर को जा रहा है और डी ए भी इधर को जा रहा है। दोनों के बीच में कोण कितना है, दोनों एक ही लाइन में हो गए ना, तो दोनों के बीच में कोण कितना होगा, ये क्षेत्रफल है
फ्लक्स मान लिया इससे अंदर से होके ऐसे देखते हैं कि यहाँ से फ्लक्स जो है, ठीक है, इसके अंदर से ये क्षेत्रफल है, ऐसे ऐसे जा रहा है और इसकी दिशा भी, क्षेत्रफल की दिशा इधर को है, ठीक है। तो दोनों के बीच में कोण कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। जब कोण 0 डिग्री हो जाएगा तो फ्लक्स का फार्मूला क्या था हमारे पास? फाई इक्वल टू ई ए कोस 0 डिग्री, और ये फाई इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? ई ए। सही है, इतनी बात समझ में आ गई। फाई कितना हो जाएगा? ई ए हो जाएगा। अब यहाँ से दूसरा केस क्या बनता है हमारे पास? दूसरी स्थिति क्या बनती है कि जो थीटा है जब 90 डिग्री होगा, ठीक है, जब 90 डिग्री होगा इसका मतलब क्या है? जो एरिया है वो तो इधर को है, लेकिन जो एरिया की डायरेक्शन तो उधर को है, बाहर की तरफ को, और जो बल रेखाएं हैं वो ऐसे जा रही हैं। दोनों के बीच में कोण कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया, ठीक है। यानी ऐसे ऐसे जा रही हैं, बल रेखाएं इधर से जा रही हैं और क्षेत्रफल की दिशा ऐसे है। ये क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल की दिशा तो ऐसे को है और बल रेखाएं इधर को जा रही हैं। दोनों के बीच में कोण कितना है? 90 डिग्री है। तो फॉर्मूला जो फ्लक्स आएगा फाई इक्वल टू ई ए कोस 90 डिग्री हो जाएगा, और इस केस में हमारे पास जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा? 0 डिग्री। यानी हम ये कहें कि जब क्षेत्रफल ऐसे है, क्षेत्रफल ये रखा है, क्षेत्रफल ये क्षेत्रफल है कोई, और इसकी दिशा इधर को है और बल रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं, तो इसमें से कोई बल रेखाएं नहीं गुजरेंगी। इसमें से बल रेखाएं तभी गुजरेंगी जब इसके अंदर से ऐसे जाएंगी, ठीक है। समझ में बात आ रही है? जैसे इसको हम ऐसे मान लें, ये क्षेत्रफल ये वाला है, ये क्षेत्रफल, ठीक है, ऐसे कर लें तो बल रेखाएं क्या है? जब इधर को जाएंगी ऐसे, ठीक है, यानी जब बल रेखाएं इसके अंदर से जाएंगी तभी इसके अंदर से गुजर पाएंगी बल रेखाएं, ठीक है। और जब इसके समांतर ऐसे जाएंगी, ठीक है, जैसे कोई नल है हमारे पास, अब एक उदाहरण लेते हैं, जैसे ये नल है, मान लिया नल, ये नल है, ठीक है। अब नल में से यहाँ पे छेद कर रखा है, तो नल में से पानी कब जाएगा? जब इसके अंदर तभी जाएगा जब यहाँ छेद होगा, तभी इसके अंदर से पानी जाएगा, ठीक है। और अगर हमने मान लिया इसको ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, और नल का पानी भी इस तरह से इधर को आ रहा है, तो इस छेद के अंदर से नल का पानी नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही समझ सकते हैं कि जो क्षेत्रफल है इसमें से पानी कब, इसमें से वैद्युत बल रेखाएं कब गुजरेंगी? जब दोनों क्या होंगे? दोनों के बीच में कोण 0 डिग्री होगा, तभी इसमें से क्या गुजरेंगी? बल रेखाएं गुजरेंगी। और वरना जब 90 डिग्री होगा तब बल रेखाएं नहीं गुजरेंगी, और जब बल रेखाएं किसी क्षेत्रफल में से नहीं गुजरेंगी तो ये भी कह सकते हैं कि फ्लक्स क्या है इस केस में? वो 0 है। वैद्युत फ्लक्स क्या है? उस पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना है? वो 0 है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी सबको। तो अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, गॉस की प्रमेय और गॉस की प्रमेय अथवा गॉस का नियम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। गॉस की प्रमेय या गॉस का थ्योरम का। तो इसमें क्या है कि गॉस की प्रमेय क्या कहती है? गॉस की प्रमेय स्थिर वैद्युतिकी में, स्थिर वैद्युतिकी मतलब अभी हम बात कर रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी मतलब जहाँ पे चार्ज रेस्ट में होता है। स्थिर माने होता है रेस्ट, और वैद्युतिकी माने जहाँ पे चार्ज की बात की जाती है। स्थिर वैद्युतिकी माने जहाँ चार्ज रेस्ट में होता है। तो स्थिर वैद्युतिकी में क्या करते हैं? किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश के बीच संबंध बताता है, ठीक है। और इसको हम सीधा ऐसे भी कह सकते हैं, किसी बंद पृष्ठ, सीधा सीधा ये परिभाषा याद करेंगे क्या? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध नेट आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। जो फ्लक्स था, हमें फ्लक्स क्या बताता है? फ्लक्स की परिभाषा कि किसी बंद पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक है। फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा ये थी कि किसी बंद पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं। अब जो गॉस का नियम है, गॉस का नियम ये बताता है इसके आगे की बात कि जो बल रेखाएं गुजर रही हैं वो कितनी गुजरेंगी? जितना उसके अंदर आवेश होगा, उस पृष्ठ के अंदर जितना आवेश होगा उसके Q/ε0 उतनी गुजरेंगी। फ्लक्स कितना होगा? यानी जो फ्लक्स होगा फाई ई इक्वल टू क्या होगा? Q/ε0 ये होगा। ये इसका फार्मूला है, ठीक है। गॉस ने ये कहा। अब जो फाई ई था, फाई ई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू, अभी फार्मूला बताया तुम्हें, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स था उसका फार्मूला क्या था? E.dA। और ये क्या होता है? अब गॉस ने कहा ये बात है, बस दोनों एक ही बात हैं। गॉस ने इसके थोड़े से आगे की बात कही कि
फ्लक्स जो था अभी हमने पढ़ा, जब फ्लक्स होता है किसी बंद परत से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी ए, यानी इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। और गॉस ने क्या कहा, कितना फ्लक्स गुजरेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो होगा, ठीक है। यानी किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा फाई, उस पर पृष्ठ द्वारा परिबद्ध नेट आवेश यानी क्यू का 1/एप्सिलॉन जीरो गुना होगा, ठीक है। ये दिख रहा होगा आपको क्यू का, ये दिख रहा होगा क्यू का 1/एप्सिलॉन जीरो गुना होगा। ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे क्यू बाई एप्सिलॉन को, क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो को क्यू गुणा 1/एप्सिलॉन जीरो, क्यू का नेट आवेश का 1/एप्सिलॉन जीरो गुना होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब एप्सिलॉन जीरो क्या है, निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता है, ठीक है। निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता है, और यह है गॉस, ये जो है क्या है, गॉस प्रमेय का समाकलन रूप है, ठीक है। समाकल रूप है, ये टोटल है ये, ठीक है। ये गॉस प्रमेय है, फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए क्यू अपॉन इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी बात करते हैं उपपत्ति की, ठीक है। इसके प्रूफ की बात करते हैं कि ये आया कहाँ से, गॉस ने कह दिया, लेकिन अब इसकी प्रूफ की बात करते हैं कि इसको प्रूफ करते हैं कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो आया कहाँ से। तो गॉस प्रमेय की उपपत्ति के लिए हम क्या करते हैं, एक बंद पथ लेते हैं, एक बंद पृष्ठ ए लेते हैं, और इस बंद पृष्ठ ए में प्लस क्यू आवेश है, और यहाँ से बिंदु पी पर हमें जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा कौन सी है, ये वाली है, और जो डी ए वैक्टर है उसकी दिशा क्या होगी, लंबवत होगी, ये वाली होगी। डी ए वैक्टर या यूनिट वेक्टर एन के द्वारा भी इसे दिखा सकते हैं। और डी ए और ई के बीच में कितना कोण है, थीटा है, और ये दूरी जो है बीच में ये क्या है, आर है, ठीक है। और ये हमारे पास घन कोण है ओमेगा। इस बंद पृष्ठ में कितना आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। तो यहाँ से देखें इस छोटे से क्षेत्रफल के लिए कि क्षेत्रफल अवयव, ये क्षेत्रफल अवयव मतलब ये छोटा सा, ये बड़ा पृष्ठ है, इस बड़े पृष्ठ का ये छोटा सा क्षेत्रफल अवयव जो है, क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, वो मैंने अभी पहले तुम्हें बताया था क्या होता है, छोटे क्षेत्रफल से गुजरने वाला छोटा फ्लक्स क्या होता है, फाई डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे क्षेत्रफल अवयव डीए से, जो क्षेत्रफल डीए है, ये डीए क्षेत्रफल अवयव, इस डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए, सही है। और यहाँ से अभी डॉट प्रोडक्ट का जो फार्मूला हमने किया था, डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई और डी ए कॉस थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का फार्मूले से, अभी पहले भी बताया है मैंने आपको। और ई की वैल्यू जो होती है हमारे पास, ई की वैल्यू क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, डी फाई इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, डी ए कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। और डी फाई ई इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ठीक है, या क्यू को हम यहाँ लिख लें क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे करके हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब जो डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर है, ये क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था, डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है, ये डी फाई ई और क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी ए अपॉन कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है, डी ओमेगा। इसको क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। ये जो छोटा क्षेत्रफल है ये यहाँ पे क्या कर रहा है, डी ओमेगा, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर का, ये भी फार्मूला ही बताया था मैंने तुम्हें इससे पहले, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, घन कोण की जब बताई थी, ठीक है। जब घन कोण बताया था मैंने तुम्हें अभी, तो उसमें बताया था ये था, ठीक है। घन कोण की परिभाषा क्या बताई थी, डी ओमेगा, एक फार्मूला क्या होता है, डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से इसकी जगह क्या लिखेंगे, डी ए कॉस थीटा ओमेगा, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, डी ओमेगा, ठीक है। अब डी ओमेगा रख दिया। अब संपूर्ण पृष्ठ से देखें, संपूर्ण ये क्या था, डी ए से गुजरने वाला, इस क्षेत्रफल डी ए से गुजरने वाला फ्लक्स था, ठीक है। अब संपूर्ण पृष्ठ ए से बाहर की ओर जाने वाला फ्लक्स जो होगा, संपूर्ण पृष्ठ ए से बाहर की ओर जाने वाला फ्लक्स जो होगा, हाँ, ये जो फ्लक्स है इसकी दिशा किधर को है, ये बाहर की ओर है, इस क्षेत्रफल से बाहर की ओर जा रहा है, वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जा रही है, तो ये क्या है, बाहर की ओर है इसकी दिशा, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ ए से बाहर की ओर जाने वाला जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा,
वो डी फाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो डी फाई ही हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा और डी ओमेगा हो जाएगा। तो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, तो बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा डी ओमेगा बचेगा। और डी ओमेगा जो होता है ये क्या होता है, इसके फार्मूला होता है 4 पाई। तो यहाँ से आ जाएगा फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या आ जाएगा 4 पाई आ जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो फ्लक्स कितना आया, फ्लक्स कितना है हमारे पास, जो फ्लक्स हुआ वो कितना हुआ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये गॉस पर में हमारी प्रूफ हो गई। देखो शुरू से बताता था तुम्हें मैं कि फ्लक्स क्या होता है, किसी पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं उसकी माप होती है फ्लक्स, ठीक है। अब जो गॉस प्रमेय है या गॉस का नियम है, गॉस ने कहा जो फ्लक्स होगा, जो किसी बंद पृष्ठ से फ्लक्स गुजरेगा वो कितना गुजरेगा, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन, या क्यू का कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुजरेगा। तो फाई इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन बंद पृष्ठ का ई डॉट डी ए, और ये कितना होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन, ये तो इसकी परिभाषा हो गई, ठीक है। अब इसकी उत्पत्ति देखें तो बंद पृष्ठ लिया ए, यहाँ पे प्लस ये जो बिंदु ओ है, यहाँ पर हमने क्या लिया प्लस क्यू चार्ज लिया, ये छोटा सा क्षेत्रफल लिया, इस क्षेत्रफल की दिशा तो ये वाली हो गई, और वैद्युत क्षेत्र क्या हो गया इधर को हो गया। अब जो क्षेत्रफल अवयव डी ए है, इस डी ए में से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए होगा। ये फार्मूला भी था, अभी बताया तुम्हें, इसको याद करेंगे। और डी फाई इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला लगाएंगे, इसकी दिशा किधर को है, बाहर की ओर को है, डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। और डी फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ई का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये फार्मूला रख दिया, और डी ए कॉस थीटा ये ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। ई का मान रख दिया यहाँ पर, और डी फाई डी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लिख लिया। और ये किसका फार्मूला होता है, ये होता है घन कोण का, ठीक है। ये जो छोटा क्षेत्रफल है इस पर छोटा ये घन कोण डी ओमेगा इस पर अंतरित कर रहा है, तो ये डी ओमेगा हो गया। अब इसने इसमें से इतना फ्लक्स जा रहा है, डी फाई इतना फ्लक्स जा रहा है, ये इस छोटे से क्षेत्रफल से इतना फ्लक्स जा रहा है, डी फाई क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा, ठीक है। और संपूर्ण पृष्ठ से बाहर की ओर जाने वाला जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी ए, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ई डॉट डी ए का ही मान हमने यहाँ सॉल्व किया है, तो क्या आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। तो फाई इक्वल टू क्या होगा, या दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये संपूर्ण फ्लक्स बन जाएगा, ठीक है। टोटल फ्लक्स हो जाएगा, पूरे पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, ये क्या हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी ओमेगा हो जाएगा। और फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी ओमेगा, इसका इंटीग्रेशन ये सारा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और डी ओमेगा जो संपूर्ण पृष्ठ का जो इसका घन कोण होता है वो क्या होता है 4 पाई होता है, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। और यहाँ से गॉस प्रमेय हमारी प्रूफ हो गई कि जो फ्लक्स होता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वो क्या होता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सबको, कुछ दिक्कत होगी तो पूछ लेना। तो एक बात और देखते हैं कि मान लिया कि जो बंद पृष्ठ था, अभी तो यहाँ पे हमने खाली एक ही आवेश लिया Q आवेश। अब मान लिया इस पृष्ठ में बहुत सारे आवेश हैं, प्लस Q1 है, प्लस Q2 है, प्लस Q3 है, माइनस Q4 है, माइनस Q5 है। तो जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, इन सभी आवेशों का जोड़ होगा, यानी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और ये माइनस का Q4 है, माइनस का Q4 माइनस का Q5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी जो फ्लक्स होगा उसको क्या कहेंगे, समेशन ओवर Q और अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है। एक बात ये हो गई। एक बात और देखते हैं इसमें कि अभी तो माना हमने जो आवेश था वो क्या था, उसके अंदर था क्षेत्रफल के। अब मान लिया कोई क्षेत्रफल है उसके बाहर आवेश स्थित है, तो बाहर आवेश स्थित है तो इस तरह से हम बनाएंगे उसे कि जो फ्लक्स होगा, जो अंदर जाने वाला फ्लक्स है वो क्या होगा, लेंगे हम नेगेटिव लेंगे, तो डी ए ये क्षेत्रफल की दिशा इधर को है, तो जो फ्लक्स इसके कारण जो फ्लक्स अंदर जाएगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और यहाँ पर जो होगा बाहर निकलने वाला फ्लक्स वो पॉजिटिव होगा, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, वो शून्य होगा, ठीक है। ये बात हम ध्यान रखेंगे कि जब
क्षेत्रफल से बाहर को बल रेखाएं निकलेंगी तो धनात्मक होगा, जब क्षेत्रफल के अंदर बल रेखाएं गुजरेंगी तो ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स से होगा इस केस में कि जब बिंदु O पर, ये बिंदु O जो है इस क्षेत्रफल के बाहर स्थित है, तो उस केस में क्या होगा, जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। अब पूरा का पूरा आप लोग रिवाइज करें, सारी वीडियो देखें, ठीक है, और इसको प्रैक्टिस करें लिख लिख के। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।